आज का जो टॉपिक है बेटा वो करे डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट लॉ। डिटर्मिनेशन ऑफ द हेडिंग डाल लें, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी रेट लॉ कैसे लिखेंगे। रेट लॉ आपको पता है कब लिख सकते हैं, जब हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल लेंगे हम, उसके डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं। तो जो इसमें मेथड हम लेकर के चलेंगे, कौन कौन से मेथड है वो लें। तो इसके अंदर फर्स्ट मेथड हम लेकर के चलते हैं, ग्राफिकल मेथड बाय यूजिंग डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। तो फर्स्ट मेथड हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ मेथड, पहला ये पढ़ेंगे। सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। थर्ड इसमें हम लेके चलेंगे इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड। फोर्थ हम लेके चलेंगे हाफ लाइफ मेथड। और जो लास्ट है वो हम लेके चलेंगे इसमें ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अलग से पूछ सकते हैं आपसे कि ये कैसे होता है। ऑस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। पांच मेथड हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, रेट लो निकालने के लिए। डिफरेंशियल रेट लो मेथड, सेकंड इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड, और थर्ड इनिशियल रेट मेथड, हाफ लाइफ मेथड एंड ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है इनिशियल रेट मेथड। अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो न्यूमेरिकल के लिए, अदरवाइज इसके ये जो मेथड है आपके पास, या ये जो मेथड है, या ये जो मेथड, इसमें ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, और वो ग्राफ्स मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। इसमें जो ग्राफ्स है, ग्राफिकल मेथड है, वो मैं आपको बता भी चुका हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो फर्स्ट हम इसमें लेके चलते हैं डिफरेंशियल डिफरेंशियल रेट लो मेथड या डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन। फर्स्ट मेथड लेते हैं। ये वाला मेथड हम वहां पर यूज करेंगे जहां आपके पास केवल एक रिएक्टेंट हो। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वी आर हैविंग ओनली वन रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये है एन ए और ये बना रहा है कोई प्रोडक्ट, यानी एक ही आपके पास रिएक्टेंट हो, जब इस मेथड को यूज करेंगे। अगर रिएक्शन आपके पास जीरो ऑर्डर की है तो रेट क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं हम रेट को, और क्या लिख सकते हैं हम, यहां अगर लिखे तो हम 1/n चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए और रेज टू पावर जीरो। डिफरेंशियल रेट लो यही लिखेंगे आप। अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो यही बनेगी इक्वेशन, यानी रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर जीरो, जीरो इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इज इक्वल टू के। क्योंकि आपको पता है रेट हम कैसे लिखते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ की फॉर्म में रेट, और यह आ जाएगी आपके पास कंसंट्रेशन और रेज टू पावर एन, इसी से लिख के चलते हैं। ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ बनाए, अब देखिए ए रिएक्शन आपको यहाँ पर आर लिख के दे दे, एम लिख के दे दे, जो भी दे दे वही आपको एग्जाम में मिल जाएगी। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ हमने आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम रेट लें और यहाँ पर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लें तो ग्राफ हमारे पास ये आएगा। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा नहीं, पहले ही बता चुके हैं आपको। और अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो क्या होगा, ये तो जीरो के लिए हो गया, फर्स्ट की होगी तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही आ जाएगा। और यहाँ पर अगर रेट वर्सेस मोलर कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर रेट, और ये आ जाएगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा,
जो ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा, लीनियर ग्राफ आपको मिल जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू के, ये मिल जाएगा। और अगर ये वाली रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेट जो होगा वो क्या आ जाएगा, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2 और इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए स्केयर। और यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच, रेट वर्सेस, यहाँ ग्राफ किसके बीच बन जाएगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्केयर, इसके बीच ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, द ग्राफ वुड बी लीनियर, लीनियर होगा। यहाँ पर रेट और यहाँ पर हम करें ए की कंसंट्रेशन का स्केयर, तो ये ग्राफ की शेप तो यही आएगी, लेकिन अब की बार रेट वर्सेस यहाँ कंसंट्रेशन, तो या रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्केयर है, तो ये वाला ग्राफ आपके पास आ जाएगा, ये ग्राफ इसमें लेके चलेंगे। और ये भी आपको पता है, हम पहले ही बता चुके हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में, कि रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, ये आपको हम बता चुके हैं कि कंसंट्रेशन हम लेंगे रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में आपको बता चुके हैं बेटा कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हो सकती है, प्रोडक्ट की हो सकती है। और फिर क्या फाइंड करते हैं हम वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, जिस भी टाइम पे रेट निकालना है वो हम कर चुके हैं पहले ही। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेके चले, मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है, एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि आपके पास एक रिएक्शन है, N2O5 ऑब्वियसली गैस है, और ये क्या दे रहे हैं, 4NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ये आपको दे रहे हैं। अब देखिए ये जो रिएक्शन है इसकी जो प्रोग्रेस होगी उसकी स्टडी हम कैसे करेंगे, ऑब्वियसली हमें पता है रिएक्शन होगी तो N2O5 डिकम्पोज होकर के NO2 और O2 गैस बनाएगा, तो यहाँ पर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो रिएक्शन मिक्सर होगा, रिएक्शन मिक्सर का मतलब क्या होगा, रिएक्शन होगी ऑब्वियसली क्लोज्ड वेसल में है क्योंकि सारे गैस हैं, तो उस वेसल के अंदर जो रिएक्शन मिक्सर होगा उसका जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा तो उसकी हम स्टडी करेंगे। सो द प्रोग्रेस ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी स्टडीड बाय मेजरिंग द इंक्रीज इन प्रेशर, किसका प्रेशर, जो रिएक्शन मिक्सर है उसका एट डिफरेंट टाइम पे। अब आपने रिएक्शन मिक्सर का प्रेशर निकाल लिया, उससे फिर क्या करेंगे, इसका पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे, रिएक्शन मिक्सर का प्रेशर निकाल लेंगे डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे, यानी टोटल प्रेशर, और उससे फिर हम निकाल लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5, और फिर ये वाली इक्वेशन पुट करके PV इज इक्वल टू NRT एंड P इज इक्वल टू CRT N/V, C हो जाएगा ना कंसंट्रेशन, ये अप्लाई करके हम N2O5 की क्या निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन निकाल लेंगे डिफरेंट टाइम के ऊपर, और फिर हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच, और फिर जिस भी टाइम पे हमें रेट निकालना है वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे जिस भी टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है आपको। और फिर ग्राफ, पहले तो ग्राफ किसके बीच बनाएंगे हम, कंसंट्रेशन वर्सेस इस टाइप का आ जाएगा ना, अगर यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लेंगे किसकी, N2O5 की, जो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन मिक्सर का प्रेशर होगा डिफरेंट टाइम्स पे वो हम निकाल लेंगे, वो मेजर करेंगे, उससे फिर हम पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे N2O5 का डिफरेंट टाइम्स पे, और उससे फिर हम कैलकुलेट कर पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे N2O5 का डिफरेंट टाइम्स पे, और उससे फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे N2O5 की कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइम पे, और यहाँ पे कंसंट्रेशन लेंगे और यहाँ पर हम टाइम लेंगे, और प्लॉट हम बनाएंगे तो इस टाइप का प्लॉट हमारे पास आ जाएगा, इस टाइप का प्लॉट आ जाएगा, आपको बताया था इंटीग्रेटेड रेट वाला इक्वेशन में। और उसके बावजूद हम यहाँ मेजर कर लेंगे रेट एट डिफरेंट टाइम्स बाय मेजरिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस टाइम, जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ मान लो इस टाइम पे निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे टेंजेंट डाल देंगे, यहाँ निकालना चाहते हो यहाँ पे टेंजेंट डाल देंगे, तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ जो है इससे रेट निकाल लेंगे, और फिर हम रेट वर्सेस
कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ बनाएंगे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। रेट कहाँ से निकलेगा, ग्राफ से आपने निकाल लिया। रेट डिफरेंट टाइम पे निकाल लोगे, जिस भी टाइम पे निकालना चाह रहे हो वहीं पे क्या करें, टेंजेंट डाल दे कर्व पे और उसका स्लोप निकाल लें। पहले कर चुके हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो रेट निकल जाएगा और फिर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इसका आप ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ हम करते हैं रेट वर्सेस N2O5 की कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ करेंगे। एक ग्राफ हम बना लेते हैं रेट वर्सेस N2O5 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, इसके बीच बना लेते हैं। सही है। अब रेट कहाँ से आएगा, रेट तो ये ग्राफ से निकाल लेंगे। कंसंट्रेशन कहाँ से आई वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि पहले रिएक्शन मिक्सर का प्रेशर नोट करेंगे डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे, फिर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे हम उससे इसका पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे और पार्शियल प्रेशर जो N2O5 का निकलेगा उससे इसकी मोलर कंसंट्रेशन निकाल देंगे डिफरेंट टाइम पे। यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइम प्लॉट करेंगे और फिर जिस भी टाइम पे हम रेट निकालना चाहते हैं वहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करके हम स्लोप निकाल देंगे यहाँ पर, तो उससे आपको रेट मिल जाएगा डिफरेंट टाइम पे। फिर हम रेट और वर्सेज जो N2O5 की कंसंट्रेशन है उस पर हम क्या बनाएंगे, ग्राफ, और एक ग्राफ बनाएंगे रेट वर्सेज N2O5 की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बीच। तो ये मिला इसमें कि जब ये वाला ग्राफ बनाया गया कि यहाँ पर रेट लिया गया और यहाँ पर कंसंट्रेशन ली गई N2O5 की, एक तो ग्राफ फिर ये बनाया गया और एक ग्राफ ये बनाया गया कि यहाँ पर रेट लिया गया और यहाँ पर N2O5 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिया गया। तो देखिए अगर इसके साथ ग्राफ लीनियर आ जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर की, और इसके साथ लीनियर आता है तो सेकंड ऑर्डर की, लेकिन इसमें ये ग्राफ नहीं आया। ये ग्राफ हमें मिला था, बल्कि यहाँ पर जो ग्राफ आपको मिला था लो नॉन लीनियर मिला था, इस टाइप का मिला था हमें ग्राफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट जो है वो एक कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर की है। अगर देखिए सेकंड ऑर्डर की होती तो यहाँ पे ग्राफ ही आना चाहिए था जो मैंने पहले बताया स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये नहीं आती, यहाँ पे इस टाइप की लाइन आती है। नॉन लीनियर ग्राफ आपके पास आएगा और इस केस में लीनियर ग्राफ आता है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की होती तो जो हमने रेट वर्सेस N2O5 का स्क्वायर इनके बीच ग्राफ बनाया तो लीनियर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ लीनियर नहीं आया। तो ये सेकंड ऑर्डर की नहीं है बल्कि किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की। और अगर ग्राफ इस टाइप का आ जाता तो किसकी हो जाती, जीरो ऑर्डर की, लेकिन ग्राफ ये मिला है तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की। और जबकि देखिए यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है लेकिन रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो यानी रेट लो क्या बना इसका, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 रेज टू पावर 1, ये बना इसका रेट लो। तो ये वाला मेथड हो जाएगा। इसके बेटा एक दो न्यूमेरिकल दे रखे हैं ग्राफ बना करके, रेफरेंस बुक में उनको निकाल के देखना, कोई दिक्कत होती है तो मेरे से आप पूछना। वो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, तो उनको निकाल के देखना। 2-3 न्यूमेरिकल हैं, इजी न्यूमेरिकल है, इसी तरह वैल्यू पुट करके आपको निकालने हैं। नेक्स्ट मेथड भाई, नेक्स्ट मेथड इसमें हम लेके चलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। इंटीग्रेटेड के अंदर जो है दो तरह के मेथड आ जाएंगे, वन इज द सब्सटीट्यूशनल एंड सेकंड इज द ग्राफिकल। तो इसके अंदर ग्राफिकल मेथड और सब्सटीट्यूशनल मेथड दोनों हम करा चुके हैं आपको। इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन आपने की हुई है कि अगर रिएक्शन आपके पास जीरो ऑर्डर की थी तो उसके लिए क्या आ गया था, K इज इक्वल टू सी नॉट बाई सी डिवाइडेड बाई टी। इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन यही आ गई थी। और फिर यहाँ पर आपने ग्राफ के लिए कौन सी इक्वेशन यहाँ प्लॉट की थी आपने, वो आ गई थी आपके पास C इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। ध्यान होगा आपको, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन क्या आ गई थी, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन। और यहाँ पे जो आपने स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए बनाई थी इक्वेशन वो क्या आ गई थी, लॉग C इज इक्वल टू माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303 प्लस लॉग C नॉट। इससे आपने सॉल्व किया था, ये वाली यहाँ ले जाए के टी अपॉन 2.303 आ जाएगा, लॉग C नॉट माइनस लॉग C आ जाएगा। लॉग C को इस साइड लेके जाओ और जो ये था के टी अपॉन 2.303 उसको राइट हैंड में ले आओ, तो यही इक्वेशन आपके पास बन जाएगी।
और यहाँ पर यहीं लिख देते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन क्या आई थी आपके पास, K इज इक्वल टू 1/T 1/C माइनस 1/C0, ये आ गई थी सेकंड ऑर्डर के लिए। और इसके लिए आपने निकाला था तो क्या आ गया था यहाँ पर, 1/C इज इक्वल टू KT प्लस 1/C0, ये आ गया था ग्राफ के लिए, ये आ गई इसमें ग्राफ के लिए, ये आ गई इसमें ग्राफ के लिए, ये आ गई थी। तो पहले लेते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड में ये होगा कि आपको कोई न्यूमेरिकल दे दें और वहाँ पे आपको क्या करें, टाइम दे दें। सपोज टाइम दे दिया 0, 5, 10, 15 और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट की आपको कंसंट्रेशन दे दी, यहाँ कंसंट्रेशन, यहाँ यहाँ यहाँ, और ये कहें कि बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी जीरो के कॉरिस्पॉन्डिंग, ये तो क्या हो जाएगी C0, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो 5 मिनट या सेकंड जो भी इस टाइम के कॉरिस्पॉन्डिंग, यानी ये कंसंट्रेशन हो जाएगी C। तो पहले इसमें पुट करके निकालिए आप, कितने के निकलेंगे, एक के निकलेगा 5, एक 10 और एक 15, इसमें 3 के निकलेंगे। अगर इसके अंदर ये देखें, यहाँ आपके पास वही चीजें हैं जो यहाँ है, के निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, C0 चाहिए, ये दिया हुआ है। C क्या है, कंसंट्रेशन, T क्या है, टाइम, तो यहाँ पे 5 और यहाँ जो कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन है यहाँ पुट करिए, के निकालिए। फिर नेक्स्ट में 10 टाइम की जगह पुट करिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन है वो पुट करिए, और नेक्स्ट के निकालने में यहाँ पे टी की जगह पुट करिए 15 और यहाँ पे पुट करिए कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन के निकाल दीजिए। इसी तरह इस इक्वेशन में पुट करके आप के निकाल लेंगे, और इसी तरह इस इक्वेशन में पुट करके आप के निकाल लेंगे। अब देखिए, ये देखिए कि यहां पुट करने से जो 3 वैल्यू आई हैं के की, यहां भी इसी तरह 3 वैल्यू निकाल लेंगे के की, यहां भी इसी तरह 3 वैल्यू निकाल लेंगे के की। तो जहां के की वैल्यू कांस्टेंट होंगी उसी ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। इसमें पुट करने से के की वैल्यू कांस्टेंट आई तो जीरो ऑर्डर की, और अगर इसमें पुट करने से कांस्टेंट आई है तो फर्स्ट ऑर्डर की, और इसमें पुट करने से कांस्टेंट आई है तो सेकंड ऑर्डर की। हिट एंड ट्रायल मेथड भी कह देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशनल मेथड। थर्ड मेथड ग्राफिकल, कि उसमें ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, तो इन सब के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, ये ग्राफ आएगा। एम आई राइट, वो ग्राफिकल मेथड हो जाएगा। पूरी डिटेल से आपको हम बता चुके हैं इसके बारे में। एक बार रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। अब थर्ड रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। अब थर्ड लेते हैं इनिशियल रेट मेथड। ये हम कहां पे यूज करेंगे, जहां पर रिएक्टेंट आपके पास एक से ज्यादा हो वहां पे इसका यूज करेंगे। जो फर्स्ट आपने किया था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, वहां एक ही रिएक्टेंट था, यहां रिएक्टेंट एक से ज्यादा है। सपोज आपके पास कोई रिएक्शन है और वो रिएक्शन है ये ए प्लस बी प्लस सी, और आफ्टर रिएक्शन इन्होंने आपको दे दिया प्रोडक्ट। तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, यहां पे रिएक्शन यूज करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। 3 रिएक्टेंट जैसे यहां पे ए बी सी, स्टार्टिंग में हम इनकी नॉन कंसंट्रेशन ले लेंगे। हमें यह पता होगा ए की कंसंट्रेशन, यानी ए की कंसंट्रेशन भी आपको पता होगी जितनी ली है, बी की कंसंट्रेशन भी आपको पता होगी जितनी ली है, और सी की कंसंट्रेशन भी पता होगी जितनी ली है। तीनों की नॉन कंसंट्रेशन ले लो, और तीनों की नॉन कंसंट्रेशन लेकर के इनिशियल रेट निकाल लो। इनिशियल रेट निकाल लो। किससे निकलेगा इनिशियल रेट, वही कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम वाला जो ग्राफ होगा, वहां पर t इजिकल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप निकाल लो। तो उससे इनिशियल रेट निकल जाएगा t इजिकल टू 0 पे। तो a और b और c तीनों की नॉन कंसंट्रेशन लेके आप रेट निकाल लो, तो आपके पास वो इनिशियल रेट आ जाएगा। क्लियर।
इसकी कंसंट्रेशन आपको पता हो, शुरू में इसकी पता हो, इसकी पता हो, और इनिशियल रेट निकाल लो। फिर क्या करेंगे हम कि इन तीन में से दो की कंसंट्रेशन, सपोज बी और सी की कंसंट्रेशन आपने कांस्टेंट कर दी और ए की कंसंट्रेशन आपने चेंज कर दी। इन दो की कांस्टेंट रखी और ए की आपने चेंज कर दी। अब इसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से जो रेट चेंज होगा वो इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या करेंगे, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज कर देंगे और बाकी दो की क्या रखेंगे, वही पहले वाली रखेंगे, और फिर से हम इनिशियल रेट निकाल लेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर आ जाएगा रेट विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में आ जाएगा कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। मान लो इसमें हम एग्जांपल लेके चलें, फिर आगे क्या करेंगे, इसमें पहले क्या किया, बी और सी की पहले तो तीनों की नॉन कंसंट्रेशन ले लो और इनिशियल रेट निकाल लो। रेट निकल गया इनिशियल, भाई ये रेट आया है इनकी जब ये कंसंट्रेशन ली है। फिर क्या करेंगे, दो की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दो, बी और सी की कांस्टेंट कर दी और ए की चेंज कर दो, और ए की चेंज करने से फिर से रेट निकाल लो। रेट में क्या चेंज आया है वो देख लो। वो जो रेट में चेंज आएगा वो क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहां से हम निकाल लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। फिर क्या करेंगे, ए की और सी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर देंगे और बी की चेंज कर देंगे और फिर से इनिशियल रेट निकाल लेंगे। अब की बार जो रेट में चेंज आएगा वो आएगा विद रिस्पेक्ट टू बी। फिर क्या करेंगे, ए की और बी की कांस्टेंट कर देंगे और सी की चेंज कर देंगे, और सी की चेंज करने से जो रेट में चेंज आएगा फिर से इनिशियल रेट नोट करेंगे हम, और फिर जो रेट में चेंज आएगा वो आएगा विद रिस्पेक्ट टू सी। सपोज सपोज मैं ये कह रहा हूं कि हमने क्या किया, इनिशियल रेट निकाल लिया, तीनों की नॉन कंसंट्रेशन ले ली, फिर हमने बी और सी की कंसंट्रेशन रखी कांस्टेंट, इसकी और इसकी कांस्टेंट रखी, और इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो सपोज मैंने कर दी डबल, ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी, और ए की कंसंट्रेशन डबल करने से सपोज जो रेट था वो रेट भी डबल हो गया। ए की कंसंट्रेशन डबल की और इनिशियल रेट हमने निकाला फिर से, तो वो रेट भी डबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, यही होगा। क्योंकि यहां पर आपने ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट भी डबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर वन, दैट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आ जाएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर आ जाएगा वन। सही है। फिर क्या किया आपने, ए और सी की कंसंट्रेशन, ए और सी की कंसंट्रेशन आपने रखी कांस्टेंट और बी की कंसंट्रेशन आपने क्या कर दी, डबल, बी की डबल कर दी अब की बार, और बी की डबल करने से रेट जो था वो 4 टाइम बढ़ गया, रेट जो था वो 4 टाइम्स बढ़ गया, रेट 4 टाइम्स बढ़ गया। या मैं ये कह दूं कि जो बी था इसकी कंसंट्रेशन आपने कर दी ट्रिपल और रेट जो था वो 9 टाइम्स बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 2, यही हो जाएगा। इस कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया, बी की जगह 2 भी कर दिया, तो रेट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, और यही हमें मिला। और अगर इसको मैं कर दूं ट्रिपल, यहाँ 3 कर दिया, कंसंट्रेशन 3 टाइम कर दी, तो रेट क्या हो जाएगा 3 और इसकी पावर 2 यानी 9 टाइम्स, और यही हमें मिला। तो यानी ये एक्सप्रेशन मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट है उसका जो ऑर्डर है वो विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, विद रिस्पेक्ट टू बी इज 2, यानी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू बी और फर्स्ट ऑर्डर की विद रिस्पेक्ट टू ए। फिर क्या करेंगे, ए की और बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर देंगे और सी की कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे। अब की बार सी की कंसंट्रेशन डबल कर दी और इसकी कंसंट्रेशन डबल करने से रेट में कोई चेंज ही नहीं हुआ, रेट न घटा न बढ़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो रेट है वो सी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, रेट जो है वो सी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब सी के रिस्पेक्ट में कौन से ऑर्डर की हो गई, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। तो ए के रिस्पेक्ट में क्या आई, फर्स्ट ऑर्डर की, बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की और सी के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर की।
तो अब हम रेट लॉ आसानी से लिख सकते हैं ना। रेट लॉ क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए? रेट लॉ हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी। इसके रिस्पेक्ट में क्या थी? ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की, बी के इसके ए के रिस्पेक्ट में क्या थी जो आपने अभी ऊपर निकाली? तो ए के रिस्पेक्ट में क्या आ गई थी आपके पास? फर्स्ट ऑर्डर की। बी के रिस्पेक्ट में क्या आ गई थी? सेकंड ऑर्डर की। और सी के रिस्पेक्ट में क्या आ गई? जीरो ऑर्डर की। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 0 इज इक्वल टू 3, यानी क्या हो जाएगी? थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी ओवरऑल। तो इससे निकाल सकते हैं इनिशियल रेट मेथड से। तो इनिशियली नॉन कंसंट्रेशन लो सभी रिएक्टेंट की और इनिशियल रेट निकाल लो। फिर एक को छोड़ के बाकी सब की कांस्टेंट कर दो और उस एक की चेंज करो और उसके रिस्पेक्ट में देखो रेट में क्या चेंज हुआ है। तो वो जो रेट में चेंज होगा वो उसी एक के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो इसी तरह सभी रिएक्टेंट पे हम अप्लाई कर देंगे कि एक रिएक्टेंट की रखेंगे हम कंसंट्रेशन, एक की चेंज करेंगे और बाकी की क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। बताइए भाई, एक बार आया ये मेथड समझ में? अगर इक्वेशन की फॉर्म में मैं बनाना चाहूँ तो ये हो जाएगा कि सपोज आपके पास ये रिएक्शन है, इसके लिए जो रेट है सपोज वो मैंने लिख दिया। सर हाँ बेटा। इनिशियल रेट कैसे निकालेंगे? बेटा इनिशियल रेट वो ग्राफ की हेल्प से निकालते हैं। वो आपको एग्जाम में गिवन मिलेगा, आपको निकालना नहीं पड़ेगा, लेकिन निकालते ग्राफ की हेल्प से उसको, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना करके। ठीक है, ये देखिए रेट जो होगा, अब इसमें अगर हम लिखे इस इक्वेशन के लिए अल्टरनेट मेथड देखिए इसका न्यूमेरिकल के लिए, रेट इज इक्वल टू, मैं यही कहूंगा इस रिएक्शन के लिए, ए कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ सी। ये इसी रिएक्शन के लिए लेके चल रहा हूं जो यहाँ पे हमने कहा था कि रिएक्शन ये है आपके पास। तो इसके लिए रेट अगर हम लिखेंगे तो सपोज रेट ये आ गया, ए रेज टू पावर अल्फा कर दूं, बी रेज टू पावर बीटा और सी रेज टू पावर गामा कर दूं। यही तो हमें निकालना है कि अल्फा क्या है, बीटा क्या और गामा क्या है। यही निकालना हमें, यही निकालना हमें। अब इसमें क्या करेंगे, ए जो है ना इसकी दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ले लो, इसकी दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ले लो। सपोज एक तो हमने इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली ये, और एक इसकी हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली ये। दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ले लो, यानी सपोज एक बार ले लिया आपने 0.2 m और एक बार ले लिया आपने 0.1 m। दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ले लो, ये बात है इसकी ए की। और जो बी और सी है उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखो। बी और सी जो है इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखो और इनिशियल रेट निकाल लो रिएक्शन का, रिएक्शन का इनिशियल रेट निकाल लो। देखो क्या किया आपने, सपोज स्टार्टिंग में आपने क्या किया कि इसकी जो कंसंट्रेशन है सपोज ये ले लिया आपने 0.1, इसकी कंसंट्रेशन ले लिया आपने 0.1 और इसकी कंसंट्रेशन ले ली सपोज 0.2। सही है, और इनिशियल रेट निकाल लो, इन कंसंट्रेशन पे इनिशियल रेट निकाल लो। सही है, फिर आपने क्या किया, ए की जो कंसंट्रेशन है वो तो कर दी 0.2 और इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो रखी कांस्टेंट, इनकी कंसंट्रेशन यही रखी। और फिर से इनिशियल रेट निकाल लो, तो फिर से आपने इनिशियल रेट निकाल लिया। तो बात तो वही आ गई ना कि ए की दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे रेट निकाल लो और बी और सी की कांस्टेंट रखो। बात तो वही आ गई। या ये कह दो कि एक बार ए की ये ली, बी की ये ली, सी की ये ली और इनिशियल रेट निकाल लिया। फिर क्या किया, बी और सी की तो वही रखी और ए की 0.2 कर दी और फिर इनिशियल रेट निकाल लिया। चाहे मैं ये कह दूं कि ए की दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन पे रेट निकाल लो और उस दौरान बी और सी की कंसंट्रेशन रखो कांस्टेंट। तो इसको क्या लिखेंगे, इनिशियल रेट फर्स्ट टाइम जो आया है जब कंसंट्रेशन आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ए की सपोज 0.1 ली है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, रेट के अकॉर्डिंग के, और ये आ जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए फर्स्ट, यही लिखेंगे, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी। इसकी पावर क्या हो जाएगी, अल्फा, इसकी पावर क्या थी, बीटा, और इसकी पावर क्या थी, गामा। यही लिखेंगे हम। फिर हम
इनिशियल रेट फिर निकालते हैं जब ए की कंसंट्रेशन क्या ले लिया आपने, इनिशियल ये ले ली, यहाँ 1 और 2 लिखा है यानी ये दोनों कंसंट्रेशन अलग अलग है इसलिए 1 2 लिख दिया। ये इनिशियल रेट कब है, जब ए की कंसंट्रेशन ये थी, बी की ये और सी की ये इनिशियल रेट कब है, जब ए की ये थी लेकिन बी और सी की कंसंट्रेशन मैंने वही रखी जो ऊपर थी, ये यही रखी मैंने जो ऊपर थी, यही इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या करें यहाँ पे, ये जो दो इक्वेशन आपके पास आ गए, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, तो इनको डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनिशियल रेट डिवाइड बाय इनिशियल रेट, यानी ये इनिशियल रेट कब, जब ए की ये कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल रेट कब, जब ए की ये कंसंट्रेशन है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये इसकी पावर अल्फा और इसकी पावर अल्फा, ये कैंसिल हो जाएंगे जब डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी। और इज इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, ये लिख लूं कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही आ गया, और ये रेज टू पावर अल्फा, यही लिख देंगे। और फिर क्या करें, हमें तो अल्फा चाहिए, दोनों तरफ लॉग ले लो इस इक्वेशन में, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग इनिशियल रेट व्हेन द कंसंट्रेशन इज 1 और इनिशियल रेट दूसरी कंसंट्रेशन पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका लॉग लेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, अल्फा आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्फा लॉग, और ये आ गया इनिशियल कंसंट्रेशन ए की, और ये भी इनिशियल कंसंट्रेशन ए की, लेकिन दोनों अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब यहाँ से अल्फा निकाल लो, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग R01, यही करेंगे, डिवाइड बाई R02, या लॉग R01 माइनस R02, ये कर दो आप इनिशियल कंसंट्रेशन, और डिवाइड बाई किससे हो जाएगा, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ए की, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। और फिर बिल्कुल इसी तरह क्या करेंगे, ए की कंसंट्रेशन अब की बार सेम रखेंगे, सी की सेम रखेंगे, और बी की दो डिफरेंट ले लेंगे और उस पर दो रेट निकाल लेंगे इनिशियल रेट, तो वहां से बीटा निकल जाएगा जैसे अल्फा निकला है। और उसी तरह फिर क्या करेंगे, ए और बी की कांस्टेंट रखेंगे और सी की दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेंगे और इसके रिस्पेक्ट में इनिशियल रेट निकाल लेंगे, वहां से गामा निकल जाएगा। और अगर आपको अल्फा बीटा गामा पता चल गया तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा पता चलने के बावजूद आप क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। रेट लो यही तो है, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर अल्फा बीटा गामा, यही आपको निकालने थे, क्या होंगे, अल्फा क्या हो जाएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा क्या हो जाएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, और गामा क्या हो जाएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी, और तीनों को ऐड कर दे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। इस पे आपको न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं। आप ये बताइए समझ में आ गया या कुछ पूछना है, लिखिए भाई। कोई रिएक्शन दे रखी है और रिएक्शन है 2A प्लस बी, और ये कन्वर्ट हो गया C प्लस डी में। और यहाँ एक्सपेरिमेंट जो किए गए, एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखो कंसंट्रेशन ऑफ A किस में है, मोल पर लीटर में, यहाँ पे लिखो कंसंट्रेशन ऑफ बी किस में है, मोल पर लीटर में, और यहाँ पर लिखो इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। ये दे दी एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वैल्यू है 0.1, 0.3, 0.3,
एंड 0.4। यहाँ वैल्यू है 0.1, यहाँ वैल्यू है 0.2, यहाँ वैल्यू है 0.4 और यहाँ वैल्यू है 0.1। इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दिया हुआ है 6.0 इंटू 10⁻³ और यहाँ दिया हुआ है 7.2 इंटू 10⁻² और यहाँ दिया हुआ है 2.88 इंटू 10⁻⁻1 और यहाँ दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻²। मोल पर लीटर पर मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है व्हाट इज रेट लॉ। निकालना क्या है इसमें, रेट लो निकालना है। तो रेट लो यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगी, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर अल्फा रेज टू पावर बीटा। तो अल्फा और बीटा ही तो निकालने हैं हमें, तभी तो रेट लो लिख पाएंगे, तभी तो आ जाएगा। फिर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अल्फा निकल जाएगा, वो ए के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो अल्फा निकल जाएगा, वो ए के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। बीटा निकल जाएगा और बी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, वो ओवरऑल आ जाएगा। और ऑल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट और इसकी यूनिट लिखो, के भी निकालो और इसकी यूनिट भी लिखो। अब देखो बेटा, यही न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आ गया तो इस पे देखिए आपके जो नंबर होते हैं ना वो स्टेप वाइज होते हैं डिस्ट्रीब्यूट, ये ध्यान रखें। तो क्वेश्चन को ध्यान से पूछना क्या क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप अलग से लिख लेना, इसने पहला पूछा है रेट लो, वो अलग से बताएंगे। फिर पूछा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, वो बताएंगे। फिर ओवरऑल ऑर्डर बताएंगे और उसके बाद फिर के निकाल लेंगे और फिर उसकी यूनिट बताएंगे। 5 चीज पूछ ली इसी न्यूमेरिकल के अंदर और हर एक चीज के अलग अलग नंबर होंगे, स्टेप वाइज होती है आपकी जो चेकिंग होती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो पूछा हुआ है वो आपको बताना। कई बार ये होता है कि एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें पूछ रखी हैं और आप फिजूल की जल्दबाजी में 2 चीजें कर देते हैं, एक को छोड़ देते हैं। तो ये पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे कि जो पूछा हुआ है उसको अंडरलाइन कर लो कि ये चीज पूछ रखी है और ये हमें बतानी है। ठीक है ना, 100 नंबर लेने के लिए बेटा सीधी सी बात है, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है हमें। अब आप सारा करके आ गए और जल्दबाजी में आपसे जो है ना, आपने ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिख दिया कि भी ये आ गया, लेकिन आप हर एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखना भूल गए, नंबर कट जाएंगे बेटा वहीं पे, क्योंकि पूछा हुआ है इसमें। तो ये पर्टिकुलर आपको ध्यान देना है इसके अंदर। अब दूसरी चीज जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में कहीं नहीं मिलेगी, पर मैं बता दूं, मुझे नहीं लगता पेपर में ऐसा करे, पर मैं अगर आपको पेपर बना के दूं तो ऐसा कर सकता हूं। अब ध्यान हो, यहां पर मैंने क्या बताया था, इनिशियल रेट निकाल लेंगे ना हम। इनिशियल रेट किसका, रिएक्शन का। लेकिन ध्यान से दो, ये यहां पर क्या दिया हुआ है, ये यहां दिया हुआ है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दिया है। अगर यहां पर दे देते आपको इनिशियल रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ए, इनिशियल रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ए दे देते तो पहले आपको इनिशियल रेट निकालना पड़ता रिएक्शन का। यहां निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अगर इसी रिएक्शन के लिए मैं रेट लिखता हूं तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस, और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाई डी टी। अब ध्यान दे, ये क्या है, ये चीज क्या है, रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ए। अगर यहाँ पर इनिशियल रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ए दे देते लेकिन आपको रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए है, तो इन वैल्यू को क्या करना पड़ता, इन वैल्यू को क्या करना पड़ता, जो भी यहाँ वैल्यू दे रखी है 2 से डिवाइड। ध्यान दें इधर, लेकिन यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, लेकिन ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल ही है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं करना। हालांकि आपको जो बुक में न्यूमेरिकल मिलेंगे वहां ऐसा ही दिया हुआ है, पर आप सोचिए जरा, अगर ये दे देते तो क्या करते। ऐसे न्यूमेरिकल आपको बुक में नहीं मिलेंगे, पर आप खुद सोचिए, यहाँ पे हमें चाहिए इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन और यहां लिख दिए इनिशियल रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ए दे दें, तो यानी चीज ये दी है
और हमें ये चाहिए है और ये तो इसके इक्वल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो वैल्यू होंगी उनको 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, क्योंकि इनिशियल रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए दे दिया आपको। लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना, बुक वालों ने नहीं बताया, न किया है। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल ही है, इसलिए कुछ नहीं किया है। ये पॉइंट बताओ बेटा, ये मेन पॉइंट है, ये आपकी समझ में आया या नहीं, एक बार रिस्पॉन्स दो। ये न्यूमेरिकल आपको दोनों तरीके से निकाल के बताऊंगा। यहां पर क्या किया है, ध्यान से सुनना। यहां पर 4 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। पहला एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर क्या किया, ए की कंसंट्रेशन इतनी ली, बी की इतनी ली और इनिशियल रेट निकाल दिया। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, ए की कंसंट्रेशन ये ली, बी की इतनी ली और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, ए की कंसंट्रेशन इतनी ली, बी की इतनी ली और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया। फिर इसी तरह फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ये ली, बी की ये ली और रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, 4 एक्सपेरिमेंट किए हैं। अब अगर इनमें हम ध्यान से देखें, इनमें अगर हम ध्यान से देखें तो आप ये देखिए, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट पे जाओ, सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट पे जाओ एक बार, इनमें क्या हुआ है देखिए। सेकंड एक्सपेरिमेंट जब किया तो ए की कंसंट्रेशन इतनी थी, बी की इतनी थी और इनिशियल रेट इतना आया था। और जब थर्ड एक्सपेरिमेंट किया तो ए की कंसंट्रेशन इतनी थी, यानी ए की कंसंट्रेशन तो क्या रखी उसने, यहां क्या रखी, कांस्टेंट, यहां कांस्टेंट रखी। और केवल बी की कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल, बी की डबल कर दी। और बी की डबल करने से यहां पे हम देख रहे हैं रेट क्या हो गया, 4 टाइम्स। जब इस एक्सपेरिमेंट पे देखो कि ये इनिशियल रेट निकाल लिया, फिर ये एक्सपेरिमेंट किया तो हम देख रहे हैं कि ए की तो यहां क्या रखी, कांस्टेंट, और बी की कर दी डबल। और बी की डबल करने से रेट क्या हो गया, 4 टाइम्स। और बी की डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो गया, तो बी के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, बी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हो तो रेट क्या हो गया आपका, बी के रिस्पेक्ट में देखें तो यही आ गया कि बी की कंसंट्रेशन जब डबल कर दी तो रेट 4 टाइम्स हो गया। तो यानी बी के रिस्पेक्ट में कौन से ऑर्डर की रिएक्शन आ गई, सेकंड ऑर्डर की। सीधा सा देख सकते हो आप, समझे चीज। एक बार बताएं चैट बॉक्स में ये बात आई। अब यहां पे आइए, अब आप आ जाइए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और 4 पे, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और 4 पे आइए। इनमें देखिए क्या किया, जब ये एक्सपेरिमेंट किया, ए की कंसंट्रेशन तो ये ली, ए की कंसंट्रेशन ये ली और बी की ये ली और इनिशियल रेट निकाल लिया। और यहां फिर क्या, अब इनको भूल जाओ, ये एक्सपेरिमेंट किया तो क्या किया कि ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कर दी और बी की कंसंट्रेशन आप देखिए क्या रखी, बी की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रखी, बी की सेम रखी। और जो ए की कंसंट्रेशन थी वो आप देख रहे हैं, ए की कंसंट्रेशन क्या कर दी इसने, ए की कंसंट्रेशन जो है 4 टाइम्स बढ़ा दी, ए की 4 टाइम्स बढ़ा दी और बी की कांस्टेंट रखी। और रेट पे क्या असर पड़ा, रेट देखिए क्या हो गया, रेट क्या हो गया, रेट जो था वो भी आपका 4 टाइम्स हो गया, यानी कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हुई और रेट भी 4 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेट जो है वो ए के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, रेज टू पावर 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर की हो गई इसके रिस्पेक्ट में, सेकंड ऑर्डर की इसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की। तो अब रेट लो लिख दें, रेट इज इक्वल टू क्या लिख दे बेटा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। अल्फा कितना आ गया भाई, अल्फा आ गया 1 और बीटा कितना आ गया आपके पास 2 और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया 3। पहली चीज रेट लो, ये बता दिया, दिस इज रेट लो। फिर पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की, बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। फिर पूछा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट निकालना है, के निकालना है। तो के निकालने के लिए क्या करें, यहां पर क्या के इज इक्वल टू क्या, के निकालना है तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा रेट और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 2।
कौन सा रेट पुट करें? इन चारों में से कोई रेट उठा लो, ये उठाओ तो ए बी की कंसिडरेशन ये ले लो, ये उठाओ तो ए बी की कंसिडरेशन ये ले लो, ये उठाओ तो ये ले लो, ये उठाओ तो ये ले लो, और इसमें पुट करके यहां से क्या निकाल दें? यहां से के निकाल दो, यहां से के निकाल दो, निकल जाएगा के। यहां से के निकाल दो, और के निकाल के फिर इसकी क्या निकाल दें? यूनिट निकाल दो यहां पर भाई। इसकी यूनिट निकालने के लिए क्या करें? ये देखिए यूनिट अगर आप निकालते हैं क्या निकाल दें? यूनिट निकाल दो यहां पर भाई। इसकी यूनिट निकालने के लिए क्या करें? ये देखिए यूनिट अगर आप निकालते हैं तो रेट की यूनिट यहां लिखें, क्या हो जाएगी? यूनिट भी बतानी है ना, तो रेट की यूनिट क्या है? मॉल पर लीटर पर मिनट। और नीचे ये कंसंट्रेशन है, इसकी यूनिट मॉल पर लीटर, यही लिखेंगे मॉल पर लीटर। और ये कंसंट्रेशन, इसकी यूनिट मॉल पर लीटर, और ये पर लीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यही हो जाएगा भाई, यही आ जाएगा। अब मोल पर लीटर यानी ये जो है इससे ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मोल का स्क्वायर और ये लीटर -1 और 2, तो ये तो क्या हो गया? मोल रेज टू पावर -2 और लीटर स्क्वायर और पर मिनट। देखना यही हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगी, यूनिट इससे निकाल देंगे हम। बताओ फटाफट भाई, क्लियर हुआ यहां तक अंदर? कि यहां पर जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ ए की, यहाँ पे ये ए की सेम है और यहाँ पे ये बी की सेम है, तो इनमें ये भी हो सकता है कि ए की सेम दे दे और बी की कहीं भी सेम ना हो। तो ऐसे न्यूमेरिकल के लिए क्या करेंगे? ऐसे के लिए हम फिर अपना ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो यहाँ आपको बताया। देखो इसी से मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो रेट आपके लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम निकाल लें तो रेट इज इक्वल टू आपके पास है के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा। सही है। अब सभी एक्सपेरिमेंट में निकलो, अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैं लिखूं तो रेट क्या हो जाएगा? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट इज इक्वल टू, फर्स्ट में रेट कितना था आपका वो पुट कर दें। कितना है फर्स्ट में? फर्स्ट में आपका रेट है 6.0 इंटू 10⁻³ तो वो यहां पुट करें इसी तरह 6.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के। और ए की कंसंट्रेशन कितनी है वहां? 0.1। और बी की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 फर्स्ट में। और ये रेज टू पावर अल्फा और ये रेज टू पावर बीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसी तरह दूसरा एक्सपेरिमेंट करो, रेट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है वहां? 7.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.3 ए की, और इसमें बी की दे रखी है 0.2, और ये रेज टू पावर अल्फा और ये रेज टू पावर बीटा, ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब इसी तरह थर्ड क्या बन जाएगी? क्योंकि रेट लो तो यही लिखेंगे ना, आप रेट लो तो ये है, तो इसी से हम लिख रहे हैं रेट पहले में इतना था इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में रेट क्या है? थर्ड एक्सपेरिमेंट में रेट जो है वो है 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू के, और वहां ए की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.3 रेज टू पावर अल्फा, और बी की कितनी दे रखी है? 0.4 रेज टू पावर बीटा। ये इक्वेशन बन गई आपके पास थर्ड इक्वेशन। इसी तरह फोर्थ एक्सपेरिमेंट में रेट क्या है आपके पास? फोर्थ में रेट दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन ऑफ ए की कितनी है? 0.4 रेज टू पावर अल्फा, और बी की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 रेज टू पावर बीटा। ये बन गए आपके पास इक्वेशन 4। एम राइट? अब यहां से भी हम निकाल सकते हैं। अब इन इक्वेशन को ध्यान से देखिए, आप वो इक्वेशन उठा लो दो जिसमें दो अल्फा की सेम हो या दो बीटा की सेम हो, यहां पे वो इक्वेशन उठा लो। तो ये देखिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, देखिए ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लीजिए, और ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट उठा लो, फर्स्ट और फोर्थ उठा लो यहां पे, और जो आपके पास फोर्थ है इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन जो है उसको डिवाइड कर दो फर्स्ट से। फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा?
2.4 इंटू टेंस टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 6.0 इंटू टेंस टू पावर -3, और यहाँ 24 करेंगे तो टेंस टू पावर -3 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू के। और ये कितना है आपके पास 0.4 रेज टू पावर अल्फा, 0.1 रेज टू पावर बीटा, और ये कितना है के, और ये आपके पास है 0.1 रेज टू पावर अल्फा, और ये कितना है आपके पास 0.1 रेज टू पावर बीटा। यही है, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं, के से के कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 0.4 डिवाइडेड बाई 0.1 रेज टू पावर अल्फा, और इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर अल्फा, और ये भी कट के क्या आ गया 4, तो ये आपके पास आ गया 4 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर अल्फा, और ये आपको पता है कि अल्फा विल बी इक्वल टू 1, तभी तो ये इक्वल होंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या आ गई फर्स्ट ऑर्डर की। फिर इसी तरह हम क्या करें यहाँ पर, इसी तरह क्या करें, ये ले लो सेकंड और थर्ड उठा लो, और थर्ड वाली को सेकंड से डिवाइड कर दो, थर्ड वाली को सेकंड से डिवाइड कर दो। जब थर्ड वाली को सेकंड से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आएगा आपके पास, इस तरफ तो 4 आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर बीटा, और 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2, इट मीन्स बीटा इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा आपके पास। तो देखो बी के रिस्पेक्ट में क्या आ गई, सेकंड ऑर्डर, ये आ जाएगा। तो इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला मेथड कहाँ अप्लाई करेंगे। अब सपोज यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, ये जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ 2 ले ली, 2 ले ली, तो अब की बार ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, कैंसिल नहीं होंगे, बल्कि इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अल्फा हम यहाँ से निकाल चुके हैं, एक तो सेम मिलेगी, यहाँ से अल्फा निकाल चुके, फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, और फिर बीटा के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसा आपको आपकी बुक के अंदर न्यूमेरिकल मिल भी जाएगा जब आप करेंगे, कि जिसके अंदर आपके पास वैल्यू जो है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये वैल्यू आपने लिखी है यहाँ, तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू जो है इन केसेस में कहीं भी सेम नहीं है, बी की ये सेम थी, तो इससे आपने क्या निकाल लिया अल्फा। और फिर आप जब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कटेंगी नहीं, बल्कि इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा अल्फा की वैल्यू पुट करके, और जब ये सॉल्व हो जाएगी फिर आप इसको बीटा के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, लॉग की जरूरत पड़े लॉग ले लेना उसमें। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। बताइए एक बार फटाफट, न्यूमेरिकल आ गया ये। अब नेक्स्ट जो इसका मेथड है बेटा, एक वो है ऑस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड जो है उसमें क्या करना है, इनफैक्ट जैसे आपने वो पढ़ा था ना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसी तरह से इसमें हम लेकर के चलेंगे कि जैसे आपके पास है ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, ये जो वर्ड है ना यही सब कुछ बता रहा है इसमें। ये भी हम यूज करेंगे जब आपके पास रिएक्टेंट जो है वो एक से ज्यादा हो। सपोज आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और ये कोई रिएक्शन है, और ये बना रहे हैं बेटा प्रोडक्ट। अब यहां पे आपने सपोज रेट निकाल लिया, ए की कोई कंसेंट्रेशन ली आपने, बी की ली, सी की ली, और आपने रेट निकाला, और रेट लो आपने लिखा, वो आ गया सपोज ए कंसेंट्रेशन ऑफ बी, कंसेंट्रेशन ऑफ सी, अल्फा बीटा गामा, रेट लो यही लिखेंगे आप। अब आप क्या करेंगे इसमें, देखो ये वाला आपने ए की कंसेंट्रेशन नॉन ली, बी की ली, सी की ली, और आपने रेट निकाल लिया कि रेट क्या आया, रेट आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे कि बी और सी को एक्सेस में ले लो, बी एंड सी को एक्सेस में ले लो। अगर बी और सी को एक्सेस में लेंगे तो यहां पर अब जो रेट में चेंज होगा वो केवल ए के रिस्पेक्ट में होगा। अब मान लो आपने यहां पे रेट निकाल लिया, फिर आपने क्या किया, बी और सी को एक्सेस में ले लिया, तो बी और सी को एक्सेस में लेंगे तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट।
कांस्टेंट, और ए की कंसंट्रेशन चेंज कर दो, तो अब जो आपके पास रेट निकलेगा वो विद रिस्पेक्ट टू किसके निकल जाएगा, ए के। मान लो ए की कंसंट्रेशन आपने अब कर दी डबल, और रेट भी डबल हो गया, इनको एक्सेस में रखा आपने बी और सी को, और ए की कंसंट्रेशन अब डबल कर दी और रेट भी डबल हो गया, तो ए के रिस्पेक्ट में क्या आ गई, फर्स्ट ऑर्डर की, तो अल्फा पता लग गया। या ए को आपने डबल किया, रेट पे कोई असर ही नहीं पड़ा, तो यानी इस पे डिपेंड ही नहीं कर रही, जीरो ऑर्डर की, अल्फा जीरो आ गया। रेट को आपने ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी, रेट 4 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की आ गई। बी और सी को आपने रखा एक्सेस में, तो अब यहां पे अगर मैं लिखूं तो ये वाले लिख दूं मैं, यहां क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के नॉट कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा। के नॉट क्या है, यहां पर के कांस्टेंट था, बी की कंसंट्रेशन थी, ये भी कांस्टेंट, सी की कंसंट्रेशन ये भी कांस्टेंट, पुट अनदर कांस्टेंट, क्योंकि इनको एक्सेस में ले लिया, तो अब यहां पे अल्फा निकल जाएगा ना, क्योंकि अगर आप अब कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, ए की कंसंट्रेशन आपने चेंज की, तो रेट अब जो चेंज होगा वो इसके रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि ये एक्सेस में ले रखे हैं, तो अल्फा का पता लग गया। इसी तरह फिर क्या करेंगे, ए और बी को एक्सेस में ले लो, तो यहां से सी की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में रेट चेंज होगा, गामा का पता लग जाएगा। फिर ए और सी को एक्सेस में ले लो, और फिर बी की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो बी के रिस्पेक्ट में हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, बीटा का पता लग जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं आइसोलेशन मेथड, कि इनको आइसोलेट कर लिया, इनको एक्सेस में ले लिया। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। एक बार रिस्पॉन्स दे बेटा फटाफट इसके बारे में। जो इस ए को हम निकालेंगे कंसंट्रेशन चेंज करके, वो ए की हम कंसंट्रेशन चेंज करके इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया इनिशियल रेट मेथड यूज करके, उससे भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, या हाफ लाइफ वाला मेथड यूज करके उससे भी निकाल सकते हैं। भाई इनिशियल कंसंट्रेशन आपने ए की कुछ ले ली और रेट निकाल लिया, बी और सी की भी ले रखी थी, और बी और सी आपने एक्सेस में ले लिया, और फिर ए की चेंज कर दी आपने, और फिर इनिशियल रेट निकाल लिया। तो अब ये कैसे निकालना है वो आप उस मेथड से भी निकाल सकते हो, या हाफ लाइफ मेथड अभी करवाएंगे उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए लास्ट आपके पास है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड जो है इसमें दो तरह के लेके चलेंगे, ग्राफिकल एंड सब्सटीट्यूशनल। ये तो आपको हमने बताया ही था। टी हाफ जो होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के और इसके बीच क्या रिलेशन है, क्या इक्वेशन बनाई थी हमने, सी नॉट 1 रेज टू पावर सी नॉट रेज टू पावर 1 माइनस एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही लिया था ना, यही लेके चले थे आप, या इसको मैं ये भी लिख दूं, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, सी नॉट एन माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। अब यहां पे इस मेथड में आपको क्या करना है बेटा, कि इस मेथड के अंदर जो आपके पास रिएक्टेंट होगा उसकी दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ निकाल लो, दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लो रिएक्टेंट की, और उनकी हाफ लाइफ निकाल लो। जैसे आपने क्या किया, इनिशियल कंसंट्रेशन आपने ली, एक बार तो इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली आपने सी नॉट 1, और इस पे जो हाफ लाइफ निकालेंगे उसको हमने बोल दिया टी हाफ 1 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जो यहां ली है उस पे जो निकला है। फिर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली कोई और इस पे हाफ लाइफ निकाला, उसको मैंने बोल दिया ये। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अगर हम लिखेंगे तो टी हाफ 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, यहां पर इनवर्सली ये आ गया सी नॉट, ये लिख लो चाहे इनवर्सली करके, ये भी 1 और रेज टू पावर n माइनस 1। और जब दूसरा हाफ लाइफ हम निकालेंगे, जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट 2 से जिसको नोट किया है ये ली है, ये इक्वेशन बन जाएगी, ये जनरल इक्वेशन थी, इसी से लेके चले हम। यहां पर आपने क्या किया, सपोज एक बार आपने ये ले लिया 0.5 m, एक बार आपने ले लिया 0.3 m, तो इनिशियल 0.5 m आपने रिएक्टेंट लिया और उसकी हाफ लाइफ निकाल ली, फिर आपने 0.3 लिया, उस दौरान फिर हाफ लाइफ निकाली, यानी
दो डिफरेंट हाफ लाइफ निकाल लिया आपने, दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तो ये इक्वेशन आ जाएंगी। सही है। और इनको डिवाइड करें तो आपके पास क्या बन गया, टी हाफ वन और ये टी हाफ सेकंड वाली इज इक्वल टू सी नॉट टू डिवाइडेड बाई सी नॉट वन, यही कहें, और रेज टू पावर n माइनस वन और n माइनस वन, यही आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो भी हो सेम उसके लिए लेके चल रहे, कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम ये लिख दे, टी हाफ वन डिवाइडेड बाई टी हाफ टू इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन जो दूसरी बार ली थी और जो फर्स्ट टाइम ली थी, ये वो वाली इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई आपके पास। और ये आपके पास आ गया भाई इस कंप्लीट की पावर n माइनस वन, यही है। और हमें निकालना क्या है, यहाँ पर n निकालना है। लॉग ले लो भाई दोनों तरफ, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग टी हाफ फर्स्ट डिवाइडेड बाई टी हाफ सेकेंड इज इक्वल टू n माइनस वन, यही लेंगे। और ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया लॉग, और ये लिख सकते हैं सी नॉट टू माइनस लॉग सी नॉट वन। और इसको भी क्या लिख सकते हैं आप, इसको भी ये लिख सकते हैं लॉग टी हाफ वन माइनस लॉग टी हाफ टू लिख सकते हैं। अब यहां से n की वैल्यू आपको निकालनी है। ये यहां पर ये लिखा गया, इसको इस साइड ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, ये n माइनस वन है, n निकालना है तो वन वहां जाकर के प्लस हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, वन प्लस लॉग टी हाफ वन माइनस लॉग टी हाफ टू डिवाइडेड बाई लॉग सी नॉट टू माइनस लॉग सी नॉट वन। यहां से n निकल जाएगा आपके पास, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इससे निकाल सकते हैं हम कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी ये, यहां से n निकाल लेंगे। क्लियर, दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशनल मेथड। और नेक्स्ट मेथड आपको बताया था भाई हमने, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड भाई, हाफ लाइफ के ग्राफिकल मेथड, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो इसका आंसर तो एक ही होगा। मुस्कान बोल के बता सबको, WHD। देखो इसको पता है, इसका आंसर एक ही होगा, ऑलरेडी बता चुके हैं बेटा आपको अगर ध्यान हो तो। ठीक है ना। देखो जीरो ऑर्डर के लिए आपने किया था, जो रिकॉल मैं कर पा रहा हूं, यही आ गया था शायद सी नॉट टू बाई के, क्योंकि डायरेक्ट याद रखना मुश्किल है भाई, निकालते हैं तो निकल जाता है, यही आया था भाई जीरो के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने निकाला था तो टी हाफ क्या आ गया था, 0.693 डिवाइडेड बाई के, यही आ गया था। और ये जीरो ऑर्डर के लिए, ये आपने निकाला था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और यहां हम निकाल रहे हैं सेकंड के लिए। सेकंड के लिए क्या आ गया था भाई आपके पास, टी हाफ इज इक्वल टू वन बाई के और वन बाई सी माइनस वन बाई सी नॉट, ये इक्वेशन आई थी आपके पास, ये इक्वेशन आई थी ना। यहाँ पे अगर टी लेके चले तो अभी ये टी पुट करते हैं, तो ये आपने लिखा था, और इससे फिर आपने टी हाफ निकाला था। तो टी हाफ आपके पास यहाँ पर क्या आ गया था, टी हाफ इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, वन बाई के सी नोट आ गया था, यही आया था भाई, ये आया था ना टी हाफ जब हमने निकाला था इससे, ये आ गया था आपके पास। क्योंकि यहाँ पे ग्राफ जो बनाया था अपने टी हाफ वर्सेस सी नोट के बीच,
तो स्लोप इज इक्वल टू 1/k आया था आपके पास। तो टी हाफ इज इक्वल टू ये आ गया था, ये इक्वेशन आई थी आपके पास, टी इज इक्वल टू ये वाली आ गई थी ना, ये आपने किया था k इज इक्वल टू 1, ये आपने किया था k इज इक्वल टू 1/t, या ये कर लो के टी इज इक्वल टू आपके पास आ गया था 1/c माइनस 1/c0। यही था ना, n-1 था, यहाँ भी n-1 था और 1 डिवाइडेड बाई n-1 था जब जनरल इक्वेशन बताई थी। तो ये आपके पास बन गया था। और जब हम हाफ करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, जब t हाफ होगा तो c का भी क्या हो जाएगा, c0 हाफ, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ गया था आपके पास, 2c0 माइनस 1/c0, यही आ गया था आपके पास। और इसको आपने सॉल्व किया था तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई थी, ये केटी था, और जब हाफ आपने लिया तो ये आपके पास ये था। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया था आपके पास, ये आ गया आपके पास 1/c0, इससे निकाल लेंगे तो एलसीएम लेकर के ये आ गया, और के यहाँ नीचे आ जाएगा इस इक्वेशन से, तो यही आ जाएगी, यही आ गई थी भाई। ठीक है, तो इसमें ग्राफ आप बनाएंगे तो ग्राफ की कैसी शक्ल आ गई थी भाई, इसमें आपने ग्राफ बनाया था जीरो ऑर्डर के लिए, ग्राफ हमने बनाया था तो क्या आ गया था आपके पास, यहाँ पे आपने टी हाफ लिया था और यहाँ पे आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी। तो ग्राफ जो आपके पास आया था वो ये आया था। और स्लोप इज इक्वल टू क्या आ गया इसमें, स्लोप इज इक्वल टू क्या आ गया, स्लोप इज इक्वल टू 1/2 के, यही आ जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू 1/2 के। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने बनाया था, यहाँ पर टी हाफ लिया था, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी, डिपेंड ही नहीं कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑर्डर वाले में कहीं पे है ही नहीं इनिशियल। और जब सेकंड के लिए आपने बनाया था तो यहाँ पर क्या आ गया था आपके पास, टी हाफ, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके क्या था 1/c0, इसके बीच ग्राफ बना था। और यहाँ पर आपके पास ये वाला आ गया था, पॉजिटिव स्लोप था, और स्लोप इज इक्वल टू क्या आ गया था आपके पास, स्लोप इज इक्वल टू 1/k आ गया था, ये आया था भाई। तो ये हो जाएगा आपके पास ग्राफिकल मेथड। एक न्यूमेरिकल कराते हैं इस पे, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सब्सटेंस इज 50 मिनट्स एट ए सर्टेन इनिशियल कंसंट्रेशन। जो हाफ लाइफ है ये दिया हुआ है भाई 50 मिनट्स एट ए सर्टेन इनिशियल कंसंट्रेशन, when the concentration is reduced to 1/2, concentration is reduced to 1/2, अगर ये है तो concentration क्या हो गई, half of its initial concentration, the half life period is found to be, तो उस दौरान half life period जो मिला वो क्या मिला 25 मिनट्स। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कौन से ऑर्डर की ये रिएक्शन होगी, ये आपको निकालना है भाई। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है इस केस में हम 1 मान लें, जो भी मानो आप, तो इस केस में क्या हो जाएगी, दूसरे में 1/2 हो जाएगी, और इक्वेशन में पुट करो और उसको सॉल्व कर दो भाई सीधा n के लिए, यही हो जाएगा, n के लिए उसको सॉल्व कर दो भाई। ये जो है यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन आपको लेनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ कितनी होती है, आप मान लो यहाँ पर मैंने 100 ले ली, जितनी भी लो आपकी मर्जी भाई, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, जो भी लो आप। तो यहाँ पर 1 ले ली मैंने, तो यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी सेकंड केस में, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन फर्स्ट केस में, और ये इसकी है हाफ लाइफ फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या होगी, रिड्यूस टू 1/2, तो अब कितनी होगी सेकंड केस में, अब c0 सेकंड केस में आपके पास आ गई 1/2, और ये आ गया आपके पास टी हाफ। तो सीधा क्या है, फार्मूले में आपको पुट करना है और सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करके निकाल दो कि क्या आ जाएगी इसके लिए, सही है, हो जाएगा। तो टी आप पहले केस में कितना था आपके पास 50, फार्मूला यही था ना, टी हाफ फर्स्ट डिवाइडेड बाई टी हाफ सेकंड, यही लेके चले थे। और इसके बाद ये आपने किया था इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया था, इज इक्वल टू ये आ गया था यहाँ पे c0 सेकंड वाला और c0 फर्स्ट वाला, और इसकी पावर n/1, या मैं ये कह दूं यहाँ पे आपने कंप्लीट की पावर लगा ली थी भाई n/1। तो ये कितना है, टी हाफ 150, और ये कितना है 25 इज इक्वल टू, पहले कितनी थी ये c0 सेकंड वाली कितनी है 1/2 है आपके पास ये वाली,
ये लेके चले हैं, तो यहाँ पे सी नोट 2 वाली है, ये पुट कर दो, और यहाँ पे सी नोट जो 1 है वो पुट कर दो, और इसको सॉल्व कर दो किसके लिए, एन के लिए। तो एन से इसकी वैल्यू निकाल दो जो भी आए आपकी, और उसे सॉल्व कर दो आप, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसमें मेरे ख्याल से वैल्यू ऐसी दे रखी है, पुट करेंगे आप फटाफट कटती चली जाएंगी। तो एग्जाम के अंदर इसी टाइप से देते हैं कि जो वैल्यू है वो फटाफट कटती चली जाए, उसमें दिक्कत ना आए आपके पास। तो इस टाइप से वैल्यू आपको दी जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करें तो ये कितना आ गया आपके पास, और ये आ गया आपके पास सी नॉट 2 कितना पुट किया आपने, ये पुट कर दिया आपने 1/2, और ये कितना था 1, और ये क्या हो गया आपके पास n-1। तो यानी कितना हो गया आपके पास 50/25 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n-1, यही आ गया। और अगर मैं इसको लिखूँ तो ये भी लिख सकता हूँ भाई, 2/1 काट दो इसको, इज इक्वल टू ये क्या आ गया 2/1, और ये रेज टू पावर 1 - n लिख लूँ, ये कर सकते हैं। और 1 - n इज इक्वल टू क्या आ गया 1 - n, अगर हम निकालते हैं तो 1 - n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस केस में सीधा ही आ गया ये